यशदीप कौशिक को बुलाना चाहता हूं, जो रेवाड़ी की धरती से, वीर प्रसूता धरती से आते हैं, लेकिन उसके उलट उनका हास्य का एक बड़ा स्वर है और अपना एक बड़ा YouTube चैनल चलाते हैं। मैं उनके सम्मान में बस इतना कहना चाहता हूं कि हुए कमज़ोर ये इतने सनम की बेवफाई से, चींटी खींच ले जाती है इनको चारपाई से। कोई कहता यहाँ के हैं, कोई कहता वहाँ के हैं, हकीकत में ये निकले हैं रेवाड़ी की खुदाई से। जोरदार ताली। बहुत श्रेष्ठ कार्यक्रम, श्रेष्ठ श्रोता सामने बैठे हैं और मंच बड़े बड़े साहित्य की विभूतियों से, मनीषियों से सुशोभित है और इनके बीच में तो मैं एक छोटी सी कलम हूँ। हमारे आदरणीय समोद सिंह चरोरा जी, जो कि फौज में कमांडो के तौर पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। श्रीनगर में जब धारा 370 लगी हुई थी, उस समय जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था लाल चौक पर, उस समय इन्होंने सैपतनीक जाकर 15 अगस्त को तिरंगा लहराने का काम किया था। इतने बड़े बड़े कवि बैठे हैं तो इनके बीच में हम बैठे हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। और जितने अच्छे ये योद्धा थे फौज में, उतने ही अच्छे कवि भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। अभी पिछले दिनों इनका अलवर में सम्मान हुआ, उसकी भी मैं इनको विशेष बधाई देता हूं। परंतु भाई साहब, कवि जो प्रजाति है वो एक अलग ही प्रजाति है। मैं इनको एक दिन फ़ोन किया समोद जी को, मैं कि समोद जी आपसे मिलना है, कहाँ हो? बोले भाई यशदीप आज तो मैं अमेरिका में हूँ। मैं कि यार अमेरिका में क्या करने चले गए? बोले आज वहाँ पर मेरा सम्मान होना है। मैं कि ठीक है, हो सकता है अभी अलवर हुआ था तो हो सकता है अमेरिका वालों ने भी खबर सुन ली हो, बुला लिया हो। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद आ जाऊँगा। 2 दिन बाद मैंने फिर फ़ोन किया, मैं समोद जी कहाँ हो, मिलना है आपसे। बोले यशदीप आज तो मैं लंदन में हूँ। मैं कि वहाँ क्या कर रहे हो? बोले आज वहाँ पर भी मेरा सम्मान होना है। मैं कि ठीक है जी। 2 दिन बाद कुदरती मेरा इनके घर के पास से जाना हुआ, बाहर इनका बेटा खेल रहा था, उससे मैंने पूछ लिया, मैं बेटा पापा घर पे हैं? बोला मम्मी के साथ रसोई में बर्तन धुलवा रहे हैं। वहीं से मैंने फ़ोन मिलाया, मैं कि समोद जी कहाँ पर हो? बोला यार यशदीप आज तो मैं कनाडा में हूँ। मैं कि वहाँ क्या कर रहे हो? बोला यहाँ पर मेरा सम्मान हो रहा है। तू कहाँ है? मैं कि बाहर निकल, कनाडा के गेट पे ही खड़ा हूँ मैं तो। और भाई साहब, इतना बड़ा कवि बनना, कोई आपका भी सम्मान हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे बड़ा कवि बना जाता है। कि फलों से हों लदे जो पेड़, हरगिज तन नहीं सकते। आदरणीय वीरपाल दीक्षित जी का हम हार्दिक तहे दिल से स्वागत करते हैं। आदरणीय सुरेश भारद्वाज जी, SPS इंटरनेशनल, हमारे चहेते गांव के, हम चाचा जी का स्वागत करते हैं। और ब्राह्मणों के समाज से कुछ बड़े लोग आए हैं, मैं नाम से, अच्छा, आदरणीय तहसीलदार साहब पधारे हैं। अच्छा, माफ़ी चाहता हूँ, तहे दिल से हम सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अजी पत्रकार बंधु का हम स्वागत करते हैं जी। विक्रम वशिष्ठ जी का हम स्वागत करते हैं। यशदीप भैया चालू। मैं तो चालू ही था, ये बीच में विघ्न बाधा आ गई। नहीं तो पेल दो इन पे भी एक। बैठ जान दो, इन्हें बेचारे आए थके आ रहे। हाँ हाँ, बैठ जाओ जी, होली है बस। एक बार हमारे बीच जो अतिथि आए, एक बार उनका तालियों से भरपूर समर्थन करें गांव के लोग। हाँ हाँ, ले आओ जी, ले आओ, ले आओ, बैठो बैठो। आए हुए अतिथियों का तहे दिल से सम्मान करता हूँ। बिल्कुल सही समय पर आयो साहब आप। ये तो हम ही थोड़ा जल्दी शुरू हो गए थे, आप लोगों की गलती नहीं है। और ये भाई साहब हिंदुस्तान की परंपरा है, अगर सही समय पर पहुंचने की आदत होती हमारी, तो जब वो अमेरिका में 2 टावर गिराए गए थे, उनमें से आधे से ज़्यादा तो भारतीय मारे जाते, सारे लेट पहुंचे थे। और कोई भी कार्यक्रम हो, समय जो लिखा होता है उसके कम से कम 2 घंटे बाद शुरू होता है, और जो VIP होते हैं वो उसके 3 घंटे बाद आते हैं। तो जो जितनी लेट आए वो उतना बड़ा VIP। एक बार तालियां बजा दीजिए इनके सम्मान में। और सिर्फ एक जगह ऐसी है भारत में, कोलकाता, जहाँ पर जो समय लिख दिया कार्ड पर उसी समय शुरू होगा।
6 बजे कार्यक्रम लिखा हुआ है तो 6 बजे शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, मेरे को एक बार मौका मिला कोलकाता जाने का, एक कवि सम्मेलन में, ऐसे एक ऑडिटोरियम था, कार्यक्रम शुरू हो गया बिल्कुल सही 6 बजे। 6:07 पर वहाँ के मुख्य अतिथि आए, गेट बंद, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा, बोले जी हाँ, बोले अंदर जाना है, मैं मुख्य अतिथि हूँ। बोले कोई भी अतिथि हो, गेट बंद है, अब नहीं खुल सकता। बोले यार मैं मुख्य अतिथि हूँ, तू गेट खोल, बात करवा मेरी फ़ोन पर। बोला मैं कह रहा हूँ गेट नहीं खुल सकता। बोला नहीं तुझे गेट खोलना पड़ेगा। बोला अच्छा गेट खोल दूंगा, इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा कि अगर गेट खुल गया जो श्रोता भाग जाएंगे उनको कौन वापस लाएगा। तो मैं तो बाबूजी सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि कैसे बड़ा कवि बना जाता है कि फलों से हों लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। मैं बहुत सम्मान करता हूं बेटियों का, हद से ज़्यादा सम्मान करता हूं, और सबसे ज़्यादा अपने ससुर की बेटी का करता हूं, और उससे भी ज़्यादा अपने ससुर की छोटी बेटी का सम्मान करता हूं कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते। जिस तरह से हमारे आदरणीय मुस्कुरा रहे, मुझे लगता है ये भी छोटी बेटी का ज़्यादा सम्मान करते हैं कि फलों से हो लदे जो पेड़ हरगिज तन नहीं सकते, बिना बेटी कभी घर में तो उत्सव मन नहीं सकते। और यही एक बात तुलसी और कालिदास से सीखी, बिना बीवी से खाए लात कभी तुम बन नहीं सकते। क्या प्रैक्टिकल शेर पढ़ा भाई साहब। बिल्कुल प्रैक्टिकल है भाई साहब, और प्रैक्टिकली बात करता हूँ। और अपने बारे में तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि सहज सीधा सरल हो जो, उसे कमतर समझते हैं, हल्के में ले लेते हैं लोग। जैसे ये भाई ले रहा था मुझे कि सहज सीधा सरल हो जो, क्या करूं भूल गया मैं। कोई बड़ी बात नहीं है, धर्मेश अविचल जी ने बहुत शानदार गीत पढ़ा, ये भी बीच में भूल गए थे। बड़े बड़े कवि भूल जाते हैं, और जो भूल जाए समझ लो बड़ा कवि अपनी ओरिजिनल सुना रहा है, क्योंकि जो दूसरे की सुनाएगा वो रट्टा मार के आएगा और एक फ्लो में सुना जाएगा सारी। तो ऐसे ही लाल किले का कवि सम्मेलन सबसे बड़ा कवि सम्मेलन होता है। वहाँ पर एक कवि आए, उसकी संचालक ने लंबी चौड़ी भूमिका बनाई, और आया कवि, पहली पंक्ति के बाद ही कविता भूल गया। उसने पढ़ना शुरू किया, बोला चौराहे पर खड़ा कुत्ता। अब हाथ यूं का यूं जाम रह गया और आगे की पंक्ति भूल गया। चौराहे पर खड़ा कुत्ता, अब अगले के कुत्ते फेल हो लिए। संचालक बोला यार जल्दी पढ़, पब्लिक मारेगी कुत्ते की तरह तेरे को फिर। पर वो तो अटक गई उसकी सुई वहीं। चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता। चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर कुत्ता और उसके ऊपर कुत्ता। अब भाई साहब पंक्ति अगली याद नहीं आ रही, और वो कुत्ते पे कुत्ते चढ़ाए जा रहा। चौराहे पर खड़ा कुत्ता और कुत्ते के ऊपर 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 फिर एक कुत्ता। पूरे 20 कुत्ते चढ़ा दिए तेवतिया जी। और अगली पंक्ति याद नहीं आ रही, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस। क्यों लोगों ने कहा यार बहुत बड़ा कवि है यार, कुछ तो गंभीर बात कहेगा, ऐसे ही बेकार की वो नहीं कर रहा। सारे चुपचाप सुन रहे। तभी एक भाई पीछे से खड़ा हुआ, बोला भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसके साथ वाला बैठा, उसके मारी कोणी, बोला क्या बहुत बढ़िया, क्या कह रहा है, कुछ समझ में आई तेरे? बोला कुछ भी कह रहा हो, तू बैलेंस देख, 20 कुत्ते चढ़ गए, गिर एक भी नहीं रहा। तो एक बार तालियों से मेरा बैलेंस बना दो आप ढंग से। और समय की अपनी मर्यादा है। किसी कवि ने कहा था कि वक्त आता है वक्त जाता है, वक्त को जरा थाम कर रखना, ये वक्त बेवक्त काम आता है।
तो मैं बिना किसी और अतिरिक्त वाद विवाद के, बिना कोई और बकवासबाजी के सीधा सीधा एक कविता सुनाता हूँ आप लोगों को। हाँ वो कर दूंगा मैं, तू सेट, चिंता मत कर, पैसे पूरे लूँगा, डोंट वरी। हाँ हाँ नहीं, एक्स्ट्रा चाहिए तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, एक छोटी सी कविता रखता हूँ कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। अब आपने देखा होगा कि शादी ब्याह में जूते चुराने का काम साड़ियाँ करती हैं जी। एक और वीआईपी गेस्ट आ गए हैं। टेकचंद वकील जी का हम स्वागत करते हैं। वकील साहब का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। भाई साहब आगे जो भी वीआईपी गेस्ट आए अपनी कुर्सी साथ लेकर के आए, कुर्सियां खत्म हो चुकी हैं। यजदीप भैया, ये आप ना इनविटेशन में लिखवा दिया करो। नहीं, एक बात तो है, आपने जो कही कवि के मुंह पर सरस्वती का वास होता है, ये कुर्सी के चक्कर में ही है आजकल। हाँ हाँ, कुर्सी के चक्कर में है, परंतु कुर्सी अपनी लेकर आओ। वो तो मैं बताऊं, वो एक नेताजी भाषण दे रहे थे, नेता कुछ भी दे सकते हैं। वो अपने किसी चुनावी जनसभा हो रही थी, वहाँ पर भाषण देने, बोले भाई साहब मुझे पूरा विश्वास है इस बार प्रदेश में हमारी पूरी 340 सीटें आएंगी। तो पीछे उनका वो जो पिछलग्गू होता है, जो वो बोला बाबूजी 200 सीट पे तो चुनाव हो रहा है, 340 कहाँ से आ जाएंगे। अब वो अपनी बात छोटी कैसे होने दे, बोले नहीं मैं सही कह रहा हूँ, इस बार हमारी 340 सीटें आएंगी दयाल टेंट हाउस से। तो कुछ भी हो सकता है भाई साहब। हाँ, तो कई दिनों से परेशान, मैं बता रहा था कि जो जूते चुराने का काम ये शादी ब्याह में आपने देखा होगा साड़ियाँ करती हैं, परंतु आज तक ये नहीं पता चला कि मंदिर मस्जिद के बाहर कौन साले आके जूते चुरा जाते हैं। अच्छा, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है भाई साहब कि कोई भी चीज़ आप जीपीएस से, मोबाइल से तुरंत लोकेट कर सकते हैं कहाँ पर है, तुरंत मिल जाएगा आपको। परंतु आज तक साइंस ने भी ऐसा कोई आविष्कार नहीं किया कि मंदिर के बाहर खोए हुए जूते ढूंढ के ला सके। नहीं किया ना बाबूजी। परंतु हमारे प्रधानमंत्री ये भी कर सकते हैं। अभी पिछले दिनों रात को 8 बजे, जो उनका फेवरेट टाइम स्लॉट है, उनका भाषण आया था टीवी पर। उन्होंने क्या कहा कि बहनों और भाइयों, अगर आप अपने जूते और चप्पल आधार कार्ड से लिंक करवा लें तो उनको भी ढूंढ के ला सकता है। देखो, ताली बजाओ ढंग से, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। और ऐसा नहीं है देखो कि आप लोगों की ताली से कोई कविता अच्छी हो जाती है, खराब सिद्ध हो जाती, कुछ भी नहीं है। सिंपल सा मैं बता देता हूँ कि क्यों इन कवियों को बार बार आप लोगों की तालियों की जरूरत पड़ती है। कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, कि जिस तरह से गीत को संगीत की, गुरमीत को हनीप्रीत की, सपेरे को बीन की, जलोटा को जसलीन की, मछली को पानी की, बुढ़ापे को जवानी की, बच्चों को संस्कार की, व्यापारी को बाजार की, मरीज को डॉक्टर की, नेता को वोटर की, समोसे को आलू की, बिहार को लालू की, मोदी को बड़ाई की, राहुल को लुगाई की, फेसबुक पर लाइक की, सैलरी में हाइक की, चोर को मौके की और मौके पे चौके की, गालों पे लाली की और जीजा को साली की जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम इन कवियों को तुम्हारी ताली की जरूरत पड़ती है। तो बजाओ सारे एक बार जोर से ताली, जय काली कलकत्ते वाली, कोई कभी ना जाए खाली, और जो ना पीटे अब भी ताली, उसको पीटेगी घरवाली। आप सुनो कि कई दिनों से परेशान था, जिंदगी से हैरान था। एक दिन पत्नी के कहने पर मंदिर चला गया, बाहर आकर देखा तो पता चला कोई मेरे जूते चुरा गया। मैं मन ही मन बिलबिलाया, पुजारी पर चिल्लाया। पुजारी ने कहा, श्रीमान क्यों होते हो परेशान, मंदिर पर इल्जाम लगाते हो, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो। पर उसका क्या, अच्छी पंक्ति पर तालियां मिले आपकी, पर उसका क्या जिसे तुम लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बताते हो।
जो बन चुका है खुद लोकतंत्र के लिए खड्डा, क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? क्या उससे भी बड़ा है कोई डाकू चोर लुटेरों का अड्डा? व्यर्थ ही इतना शोर मचाया है, सिर्फ जूते ही तो चुराए हैं, कौन सी बड़ी धन माया है। और पुजारी की बातों ने मुझे अंदर तक हिला डाला और मेरे कवि हृदय ने तुरंत जूतों पर पूरा पुराण लिख डाला। अब अपने दुखी मन की व्यथा आप सबको बताता हूँ, जूते को सिर्फ जूता समझने वालों, तुम्हें जूते की पूरी महिमा सुनाता हूँ। तो मैंने जूते पे एक रिसर्च की, उसको कविता के रूप में ढालने की कोशिश की, आप लोगों के बीच में रखता हूँ। ये थी कविता की भूमिका। अब आप जुड़िएगा जूते की यात्रा से कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मज़ा आता है। कि जूता, अच्छा आपने देखा होगा जिस तरह से आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर होते हैं, उसी तरह से जूते के भी अलग अलग फ्लेवर होते हैं। कैसे? कि जूता जो कहने को तो सिर्फ पैरों में पहनने के काम आता है, पर कईयों को जूता खाने में भी मज़ा आता है। हो अगर जूता चांदी का, तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और अगर यही जूता पानी में भिगो भिगो कर खिलाया जाए, तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाता है। और अगली पंक्ति पूरे सदन को समर्पित करता हूँ। अपने हाथों को रोक सको तो रोक कर दिखाना कि हो अगर जूता चांदी का, तो खाने वाले की किस्मत का ताला खुल जाता है। और जिस किसी को इन जूतों का प्रसाद माँ बाप या गुरुओं के हाथों मिल जाता है, तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। तो यकीन मानना उसका तो पूरा जीवन ही संवर जाता है। परंतु गलती से अगर किसी को जूते खाने की लत लग जाए, तो दोस्तों वो जूतों का यार कहलाता है। और ऐसे लोग जूते के प्रति अपनी पूरी ईमानदारी बरतते हैं। वो ना प्यार की ना तकरार की, वो तो सिर्फ जूतों की ही भाषा समझते हैं। और जूते को जरा भी कम मत समझना। इतिहास से एक छोटा सा तर्क आप लोगों के बीच में रखता हूँ। बात अगर आप तक पहुँच जाए तो आशीर्वाद देने में कंजूसी मत करिएगा। कि जूते को जरा भी कम मत समझना। जूतों का भी अपना गौरवमयी इतिहास है, समय आने पर स्वयं को सिद्ध किया खास है। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाओं के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। जूतों के पूर्वज जिन्हें कभी चरण पादुका या खड़ाओं के नाम से जाना गया था, एक समय उन्होंने ही 14 वर्ष तक अयोध्या पर राज किया था। जूता भले ही अपने मुंह से कुछ न कह पाता है, परंतु पहनने वाले की समाज में औकात दिखा जाता है। जूता जो बन चुका हमारे समाज, जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है। क्योंकि कहा है कि जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाए तो फिर बेटा बेटा नहीं दोस्त बन जाता है जूता। और जरा भी हैरान मत होना दोस्तों, ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। अगर यहाँ कोई डॉक्टर बैठा हो तो उनसे मैं अग्रिम क्षमा याचना कर लेता हूँ कि ये जूता कई बार बड़े बड़े डॉक्टरों को भी फेल कर जाता है। क्योंकि सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। सिर्फ सूंघाने मात्र से ही मिर्गी के मरीज को होश आ जाता है। और जब कभी ये जूता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है, तो बुरी नज़र से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और जब कभी ये जूता बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं के भाल पर सज जाता है, तो बुरी नज़र से बचाकर एक माँ का फर्ज निभाता है। और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है।
और ये जूता कभी यूं भी काम आता है कि सरफिरे मजनुओं के सर से आशिकी का भूत उतारने के लिए एक अबला का भाई बन जाता है, और जिसका कोई नहीं बुरे वक्त में जूता ही उसका साथ निभाता है। जिसका कोई नहीं, और कैसे साथ निभाता है कि वर की तलाश में भटकता लड़की का गरीब बाप हो, या नौकरी की तलाश में सड़कों की धूल फांकता बेरोजगार हो, घिसा लेता है ये अपने तन को और अपनी जान पर खेल जाता है। नुकीले पत्थरों, राहों के कांटों या तपती रेत, सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। सभी के जख्मों को हंसकर खुद ही सह जाता है। और सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। सिर्फ दुख में ही नहीं, ये जूता खुशियों में भी साथ निभाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है। शादी के शुभ अवसर पर अक्सर दूल्हे की सालियों का जी ललचाता है, और जूता चुराने के बदले शगुन के तौर पर इनाम भी दिया जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर चढ़ा जाता है। और आजकल ये जूता अपने भाग्य पर तब भी इतराता है जब सारी चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था का धता बनाकर किसी बड़े नामचीन नेता के मुंह पर जड़ा जाता है। और वैसे ये जूता एक और काम में भी लाया जाता है, जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। जब बड़े ही बेआबरू और टेढ़े किस्म के लोगों को हार बनाकर पहनाया जाता है। और आखिर में एक राज की बात बताता हूँ, कहने में थोड़ा शर्माता हूँ कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है। कि आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। क्योंकि कई बार श्रोता, और नहीं सच्ची बात है, ये मोहित भाई बता रहे थे कि प्रैक्टिकल कवि है, बिल्कुल अनुभव की बात है। अभी हमारे फरीदाबाद में कवि सम्मेलन हो रहा था इसी साल 26 जनवरी के उपलक्ष्य में, और उस कवि सम्मेलन का संचालन संयोग से मोहित भाई कर रहे थे। वहाँ पर मैंने एक कविता सुनाई। आप जैसे श्रोता थे नहीं, तो पब्लिक में से एक जूता आया सीधा मंच पर मेरे पास। मैं डर गया, मैंने कि मोहित से कहा, मैं भाई बैठ जाऊं क्या? बोले एक जूते का करेगा भी क्या, एक और सुना दे, कम से कम जोड़ा तो हो पूरा। तो आजकल कवि सम्मेलनों में मेरे जैसा कवि डर डर कर कविता सुनाता है, क्योंकि कई बार श्रोता तालियों के बजाय जूतों से ही अपना प्यार लुटाता है। और अब तो कविता की अंतिम पंक्तियां मैं प्रस्तुत करता हूं कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है। कि अब तो मुझे कहते हुए भी अफसोस होता है, देख देख कर मेरा दिल रोता है, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, कि चाहे हो जूता या फिर जनता, सिर्फ मंजिल पाने तक ही दोनों को फुसलाया जाता है। झूठे वादों की चिकनी चुपड़ी पॉलिश से चमकाया जाता है, और मंजिल मिलने के बाद दोनों को ही बिसराया जाता है। और आखिर में जूतों को मिलता है कोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है रोना, और जनता को पड़ता है। और तब चलते चलते अपनी वो 4 पंक्तियां जो मैं भूल गया था वो मुझे याद आ गई, अब पूरी कर देता हूँ। कि सहज सीधा सरल हो जो उसे कमतर समझते हैं, अदब से हो झुकी नजरें तो फिर नौकर समझते हैं, और तमाशा खुद का ही करके हंसाते हैं जो लोगों को, उन्हें सब लोग दुनिया में यहाँ जोकर समझते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।